हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का। जो हमने कल टेस्ट पेपर अपलोड किया है, यानी कि कल नहीं कर पाए थे, लेट हो गया था काफ़ी नाइट में, तो फिर मॉर्निंग में उसको हमने अपलोड किया। तो उसी का रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी फाइनल पार्ट बचा है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक 45 नंबर क्वेश्चन आया टेस्ट सीरीज में, उसमें ना समितियों के बारे में पूछा गया था। तो उसमें गार्डियन समिति करके दे दी है, आंसर में भी प्रिंट था, तो मैंने भी फ्लो में बता दिया। बाद में मैंने देखा तो उसको कट कर लीजिएगा, या वैसे अगर आप पढ़ते रहते होंगे तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें समझ में ही आ गई होंगी कि वो वहाँ पर गलत प्रिंट था। तो कई बार टेस्ट सीरीज में कुछ चीज़ें गलत प्रिंट होती हैं और फिर कुछ चीज़ें पता चल जाती, कुछ चीज़ें नहीं पता चलती, तो वो फिर हम बोल देते हैं, है ना। तो फॉर दिस उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे उतने समय तो नहीं याद आया, बाद में मुझे कमेंट भी आया और मैंने देखा भी, तो मैंने सोचा ला आपको बता दूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था, अब हम फाइनल को पूरा पार्ट कर लेते हैं। कल मैंने थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश की, हर बार अच्छे से बताती हूँ, पर क्योंकि पॉलिटी है तो कुछ चीज़ें आधार बनाने के लिए बतानी पड़ती है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, है ना। तो कोशिश रहती है, पर क्योंकि जब कुछ भी ना बताओ तो फिर वो पढ़ना ऐसे पढ़ते चले जाओ और बताते चले जाओ, तो हर कोई कर लेता है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं, फालतू में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। एक बात और बता देती हूँ कि मैंने मेंस के लिए उसमें क्वेश्चन आंसर लगा दिए हैं। आपको जो उसमें क्वेश्चन आ रहा है उसको करिए। देखिए, मैं आपको आज 2 क्वेश्चन और आंसर पोस्ट करूँगी, फिर उनको मिलाइएगा, है ना। और आप भी उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। सेकंड कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार निर्देशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल आदेशात्मक होते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण समाज के हित के लिए प्रावधान करते हैं। तो कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बात करें तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच वरीयता को लेकर संसद एवं न्यायपालिका के बीच एक लंबा संघर्ष चला। केशवन एंड भारती बनाम केरल राज्य, जो आपका 1973 का मामला है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी बात कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो आपका 1980 का मामला है, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पुनः दोहराया। मूल अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट निकालकर सरकार को आदेश देता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मतलब एक तरीके से निर्देश होते हैं, है ना। इनके प्रावधानों को लागू करें, क्योंकि इसके पीछे जनता की नैतिक शक्ति है। मूल अधिकार का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के, ठीक है, तो कह रहे हैं कि मूल अधिकार का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण से है, जबकि नीति निर्देशक का संबंध समाज के हितों के संरक्षण से है। इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्यवसाय सलाहकार समिति यानी बीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक तदर्थ समिति है। सेकंड, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग बीएसी हैं। थर्ड, यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करता है। एंड 4, प्रधानमंत्री बीएसी के प्रमुख है। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो चलो बात कर लें अगर बीएसी की, तो एक संसदीय स्थायी समिति है और इसकी अध्यक्षता क्रमशः स्पीकर और सभापति करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग बीएसी हैं। यह सभा के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करता है ना। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर केवल सेकंड आपका सही हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग बीएसी हैं। इन्होंने कहा कि यह एक तदर्थ समिति है, नहीं, यह एक संसदीय स्थायी समिति है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बीएसी के प्रमुख होते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको पता है इसमें। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। ऑप्शन है संदिग्ध वीटो, सेकंड पूर्ण वीटो यानी जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, थर्ड योग्य वीटो, एंड 4 पॉकेट वीटो, है ना। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और 4, सी सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4, ठीक है। बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। पहला पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड निलंबनकारी वीटो, एंड थर्ड जेबी वीटो, है ना।
तो इस तरीके से आंसर आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर, ठीक है। थर्ड जो है योग्य वीटो, ये अपने यहाँ नहीं होता। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें डिफरेंस दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति जो पूर्ण वीटो को प्रयोग करते हैं और अमेरिका या उस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से बताई गई, तो वो आप इसमें पढ़ लेना। अगर मैं पूरा बताने लगूंगी तो लगभग 5 मिनट लग जाएंगे, तो इससे अच्छा आप इसको पढ़ लेना। मैं PDF इसलिए भेज देती हूँ, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 266 भारत के सार्वजनिक खाते के लिए प्रदान करता है। भारत के सार्वजनिक खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसमें भविष्य निधि, बचत जमा और भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल हैं। सेकंड, इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। एंड थर्ड, यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कोड है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट, थर्ड और फोर ही, है ना। तो देखते हैं सार्वजनिक खाते के बारे में, पब्लिक अकाउंट के बारे में। तो देखो, भारत सरकार द्वारा लिया गया ऋण भारत की संचित निधि का हिस्सा है। इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। एंड यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो आपका फर्स्ट केवल गलत है, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। इन्होंने कहा कि इसमें भविष्य निधि, बचत जमा और भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल है ना। तो ठीक है, तो वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि लोकसभा के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को संविधान निर्माताओं द्वारा पसंद क्यों नहीं किया गया? ऑप्शन है यह अत्यधिक महंगा है। सेकंड, यह द्विचुनाव आयोजित करने के लिए कोई भी गुंजाइश देने पर विचार करता है। थर्ड, यह समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति देने पर विचार करता है। एंड फोर, स्वतंत्रता के दौरान भारतीयों का बड़ा हिस्सा निरक्षर रहा है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, यह चुनना है। ऑप्शन है केवल सेकेंड और फोर, बी केवल फर्स्ट, सी सेकेंड थर्ड ही, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर केवल, ठीक है। तो बताना है। वैसे ही क्वेश्चन आ चुका है आपके PYQ में, मैंने देखे हैं, तो उसमें इसी तरीके से लाइनें दी गई थी। तो चलो देखते हैं। देखिए बात करें यहाँ पर, इन्होंने पूछा है कि पसंद क्यों नहीं किया गया है। देखो, वर्तमान में लोकसभा के लिए सामान्य बहुमत पद्धति का अनुपालन किया जाता है, लेकिन इसका एक दोष यह है कि यह लोगों की जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व इस समस्या का समाधान करता है और समाज के प्रत्येक हिस्से को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पर, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर, है ना। 3 यहाँ पर सही नहीं है, तो चले डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वे संवैधानिक निकाय हैं। सेकंड, वे राष्ट्रपति द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो कह रहे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो संसदीय समितियां संविधानेतर अर्थात वे संविधान में शामिल नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया। सेकंड बात करें कि अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी स्थायी समितियां जो हमेशा चलती रहती हैं, एक होती है तदर्थ जिन्हें हम एडहॉक समितियां कहते हैं। ये जब कोई काम होता है, जैसे कि कोई बड़ा इशू हो गया, बर्निंग इशू हो गया, तो उसके लिए गठित की जाती हैं और इसके बाद में वो समय के हिसाब से खत्म हो जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक होती है स्थायी समितियां और एक होती है तदर्थ समितियां। आंसर की बात करें कि इसमें कौन सा सही है यह बताना है, तो डी ऑप्शन है कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ है। सेकंड, वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है। थर्ड, वह राज्यसभा के सीधे जिम्मेदार हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है यह है बताना। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी केवल थर्ड, एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पर बात राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार के हिसाब से बात हो रही है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं है, वह प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो ये इन्होंने कहा यहाँ पर कि अधीनस्थ नहीं है, ये अपने आप में गलत हो गया, है ना। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कि अब आंसर हमारा इन दोनों में से कोई होना चाहिए। दूसरी बात, उपसभापति राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है, ना कि भारत के राष्ट्रपति को, है ना।
इन्होंने कहा कि वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो केवल सी यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बट ये फैक्चुअल है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। ऐसे ही फैक्ट हमें काफ़ी एग्जाम में फंसाने के लिए होते हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात हटाने के इस मामले में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत का गठन क्या है? ऑप्शन है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 बोलते हैं। बी, सदन की कुल सदस्यता की अधिकांश। सी, सदन में रिक्त पदों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता की अधिकांश। एंड डी, सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश संख्या। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, उसके बारे में विचार करना है। इसके पहले हमने बात की है ना, तो चलो देखते हैं। देखो, संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक द्वारा पारित किया जा सकता है और लोकसभा के साधारण बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का 50% द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है ना। तो साधारण बहुमत द्वारा मतलब जो लोकसभा का है वो साधारण बहुमत द्वारा, और जो राज्यसभा का है उसमें कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक। दूसरी बात, ये आपका आर्टिकल 67B में उल्लिखित है। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन है कि बहुमत की आवश्यकता होती है तो सदन में रिक्त पदों को छोड़कर सदन की कुल सदस्य संख्या की अधिकांश, है ना। तो यही आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, सी ऑप्शन इसमें सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाते पर वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पहले इसे पारित किया जाता है। थर्ड कह रहे हैं कि संसद को वोट पर खाते के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान देने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है बताना। ऑप्शन है केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी सेकेंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। चलिए बात करें। विनियोग विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने के बाद विनियोग अधिनियम बन जाता है और यह अधिनियम भारत की संचित निधि से भुगतान को अधिकृत या वैध करता है। इसका आशय है, मतलब इसका मतलब होता है जब ये विनियोग अधिनियम बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि विनियोग विधेयक अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती है। इसमें समय लगता है और सामान्यतः अप्रैल के अंत तक चलता है, लेकिन सरकार को 31 मार्च जो आपको वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी सामान्य गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता है और इस कार्यात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए संविधान वित्तीय वर्ष के एक समय के अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम रूप से अनुदान देने के लिए लोकसभा को अधिकृत करता है और यह प्रावधान वोट ऑन अकाउंट कहलाता है ना। क्योंकि ऐसे कोई बात करेगा कि खाते पर वोट तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो वही बोले कि यह प्रावधान वोट एंड अकाउंट कहलाता है और इसे बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद पारित किया जाता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी राज्य में विधायिका के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्तियाँ किसके पास है। ऑप्शन है राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी अध्यक्ष या अध्यक्ष, एंड डी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकता है, लिखना होगा हाँ, स्पीकर और चेयरमैन या सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो चलो बात करते हैं। विधानसभा के मामले में स्पीकर और विधान परिषद के मामले में अध्यक्ष को दल बदल के अंतर्गत किसी सदस्य का निहर करने का अधिकार होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और चेयरमैन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर किसी राज्य में पूछा है ना, किसी राज्य में विधायिका के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है, तो स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनी बिल के बारे में कथनों पर विचार करें। डैश ऑप्शन फर्स्ट, इसे विधानसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि यह द्विसदनी विधायिका है लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर। सेकंड कह रहे हैं किसी सरकारी विधेयक माना जाता है। थर्ड, विधान परिषद 14 दिनों तक धन विधेयक के अधिकतम विलंब से पारित कर सकती है। एंड 4, राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में संदिग्ध वीटो प्राप्त है। तो कह रहे हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही बताना। ऑप्शन है केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट, सी सेकेंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मनी बिल के बारे में है लेकिन कई सारे फैक्ट हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन से
5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की मनी बिल की, तो धन विधेयक आपका केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं, है ना। जैसे वहाँ पर लोकसभा में उस तरीके से कुछ डिफरेंस है, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास कोई निलंबनकारी वीटो शक्ति नहीं है। तो आंसर की बात करें तो सी आपका सेकेंड और थर्ड ही सही है, फर्स्ट आपका गलत है। इन्होंने कहा है कि यह द्विसदनीय विधायिका, इसे विधानसभा के किसी भी सदन में, तो इसको विधानसभा के किसी भी सदन में नहीं, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं, है ना। एंड 4 आपका सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में संदिग्ध वीटो प्राप्त है, तो नहीं, राज्यपाल को कोई भी निलंबनकारी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को विशेष दर्जा देती है तो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है, केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के बजट घाटे को कम किया जाएगा। बी, इसके बाद केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में होगा। सी, केंद्र सरकार विशेष दर्जा की अवधि के दौरान राज्य की पूरी तरह से सावधानी से बैठक करती है। एंड कुल सहायता के प्रतिशत के रूप में ऋण की सीमा अधिक होगी। अब हमें देखना है कि विशेष दर्जा जिसे दिया जाता है उसमें क्या होता है ना, उन राज्यों के विषय में क्या विशेषता होती है। तो राज्यों को विशेष दर्जा देने का अर्थ है कि केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत विकास के लिए ऋण की तुलना में अनुदान सहायता के रूप में होगा, जबकि ऋणों को ऋणदाता को चुकाना पड़ता है। जैसे आपको किसी ने उधार दिया, फिर आप उसको मतलब लौटाना पड़ेगा। किसी ने ये दिया कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ, ये आप यूज़ करो और मुझे लौटाना मत, तो वो एक हेल्प हो गई, अनुदान हो गया, सहायता हो गई। उस सहायता के रूप में ऋण भी होता है, पर ऋण को क्या है कि चुकाना पड़ता है, पुनः भुगतान करना पड़ता है ना। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि इसके बाद केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में होगा, ना कि यहीं पर अगर लिख देते कि ना कि ऋण के रूप में, वो भी सही रहता। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एक आदिवासी सलाहकार परिषद की स्थापना या तो अनुसूचित क्षेत्र में की जा सकती है या राज्य में अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, लेकिन दोनों में नहीं। सेकंड कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यकों द्वारा बसे हुए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ है बताना। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। बात करें अगर हम यहाँ पर कि क्या सही होना चाहिए, देखो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना होती है। इसमें 20 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य राज्य विधानसभा से और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसी प्रकार की परिषद अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों में स्थापित की जा सकती है ना। आंसर की बात करें तो आपके तीनों ही सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आप यहाँ पर इसका सही है आंसर। एक चीज़ और इसमें समझ लेना कि जैसे बोले कि प्रतिनिधि होते हैं और इस प्रकार की परिषद की स्थापना की जाती है ना, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं। यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते तभी ऐसा होता है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी क्षेत्र को आपने अधिसूचित के लिए कि अनुसूचित के लिए ठीक है और हम इसमें स्थापना कर दी, उसमें एक प्रोसेस के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंचलिक नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोनल काउंसिल, है ना। जो जोनल काउंसिल होती है उसको यहाँ पर आंचलिक बोला जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है, आंचलिक परिषदों ने संसद में अपने मूल को छोड़ दिया। सेकंड, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक तार्किक परिणाम था। थर्ड कह रहे हैं कि इसे अलगाववादी प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड 4, वे राज्यों की सामाजिक और आर्थिक योजना पर सिफारिशें करते हैं। कौन? जोनल काउंसिल। तो कह रहे हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ बताना। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलो बात करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। देखिए, आंचलिक परिषद सांविधिक यानी कि संवैधानिक नहीं है। वे संसद के अधिनियम अर्थात 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई हैं। और यह अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तर, मध्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है। तो इस तरीके से बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन सही है। चारों हमने पहले पढ़ लिया है, कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई, आप बढ़िया से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध के आधार पर कानून बनाती तो ऐसा कानून है। ऑप्शन ए केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। सेकंड, केवल संबंधित राज्यों द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। सी,
संसद या संबंधित राज्यों द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। एंड डी, संबंधित राज्यों की सहमति से केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है ना। तो बात करें अगर हम भारत के संविधान के अनुसार, इन्होंने कहा है, देखिए, ऐसा कानून जो केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव को पारित किया है, हालांकि कोई अन्य राज्य अपनी विधायिका में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके इसे बाद में अपना सकता है। इस तरह के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, ना कि संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर है कि केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। अब आगे आप समझ लो, ना कि संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। सेकेंड, अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। थर्ड, एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, ये इतने फैक्ट पे खेल रहे हैं क्वेश्चन में, है ना। सारे ऐसे फैक्ट है, अगर नहीं पता है तो फिर मे भी कि गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड, एंड डी केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर। हालांकि ये देखिए, दो ऑप्शन एक साथ हो गए, फर्स्ट और थर्ड दो, तो एक को मैंने कट कर दिया है। अब हम आप बात करते हैं आंसर की। राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर घोषित किया जा सकता है, ना कि अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति का प्रस्ताव निम्नलिखित दो मामलों में उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव से भिन्न है। पहला, केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। पहला केवल एक साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाता है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बता रहे, यानी फर्स्ट और थर्ड। अब इन्होंने ऑप्शन दो मिसमैच दे दिए हैं, हमने इसलिए कट किया था क्योंकि सेम सेम हो गए, तो चलो डी को कट कर लो, है ना, ये सेम सेम हो गए। फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन सही है, सेकंड आपका यहाँ पर गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करना डैश। ऑप्शन है, राज्य विधायिका या तो निलंबित है या भंग है। सेकंड, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हैं। थर्ड, संसद राज्य का बजट पारित करती है। एंड फोर्थ, राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश ला सकता है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड और थर्ड, एंड डी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो क्या क्या होना चाहिए फैक्ट वहाँ पर। देखिए, राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसके संचालन के दौरान राज्य की कार्यकारिणी निरस्त कर दी जाती है और राज्य विधायिका निलंबित या भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति राज्य को राज्यपाल के माध्यम से प्रशासित करता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में कहें तो राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र द्वारा ग्रहण की जाती हैं। आंसर की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर आपका यहाँ पर सही है, सेकंड आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, तो राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, चुनाव आयोग, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, थर्ड संघ लोक सेवा आयोग, एंड फोर्थ सुप्रीम कोर्ट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड और थर्ड, एंड डी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है, ये बताना है। देखो, भारत की संचित निधि पर चुनाव आयोग के व्यय का शुल्क आरोपित नहीं होता है, अर्थात इसके व्यय के लिए संसद में मतदान किया जा सकता है। आंसर की बात करें तो बी यानी कि केवल फर्स्ट आपका यहाँ पर स्वायत्तता पूछा है, तो फर्स्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा शॉर्ट दे दिया है, तो मे भी कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, इसको एक बार अपनी बुक से अच्छे से पढ़ लेना, है ना। दिया है बट शॉर्ट दे दिया है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य, सेकंड ग्राम स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष, थर्ड जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष,
कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड एंड डी केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगर हम देखो कथन सेकेंड और थर्ड इस संदर्भ में गलत है। सेकेंड और थर्ड इस संदर्भ में गलत है। क्यों? गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से और चुने गए सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत के अध्यक्ष को इस तरह से चुना जाएगा जैसा राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। आंसर की बात करें तो केवल फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन फर्स्ट संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, थर्ड है आपका अटॉर्नी जनरल एंड फोर है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, कहते नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड और थर्ड एंड डी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बात करें यहाँ पर हम अगर तो संविधान 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि JSPSC की स्थापना का प्रावधान करती है, जबकि UPSC और SPSC का गठन स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा किया गया है। JSPSC से बात करें जो ज्वाइंट पब्लिक करके होता है, वो संबंधित राज्य विधान सभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है और इस प्रकार JSPSC आपका एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। आंसर की बात करें तो फर्स्ट आपका गलत हो जाता है, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर सही हो जाता है। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई हैं, जैसे भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ हैं, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख वकील है। भारत के सॉलिसिटर जनरल को 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का द्वितीय कानून अधिकारी होता है ना। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट का बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यानी SC का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है और ये निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन है अनुसूचित जाति, सेकेंड अनुसूचित जनजाति, थर्ड एंग्लो इंडियन एंड फोर अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन है केवल सेकेंड, बी केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड थर्ड और फोर एंड डी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसको चुनने के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के समान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी इस अर्थ में एक संवैधानिक निकाय है कि यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 330A द्वारा स्थापित है और यह यहाँ पर SC का मतलब शेड्यूल कास्ट को ही समझिएगा, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 330A द्वारा स्थापित है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है और उनके काम का आकलन करता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, सेकेंड यहाँ पर आपका सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय कौन से हैं। ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, सेकेंड राज्य चुनाव आयोग, थर्ड जिला योजना समिति एंड फोर ग्राम सभा। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल सेकेंड, बी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड थर्ड और फोर एंड डी फर्स्ट थर्ड और फोर। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर हम देखो बात करें यहाँ पर तो ग्राम सभा को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अधिदेशित किया गया, न कि 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 ZD के तहत अधिदेशित है। आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फोर यहाँ पर सही नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नगर पालिका के दायरे में 18 कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं। उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट भूमि के उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन, सेकंड घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति, थर्ड अग्नि सेवाएं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी सेकंड और थर्ड एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन की। राज्य सरकार के लिए 12वीं अनुसूची में मौजूद कार्यात्मक वस्तुओं के संबंध में
यूएलबी को अधिकार हस्तांतरित करना अनिवार्य नहीं है। यह 12वीं अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में शक्तियों को विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पास छोड़ दिया जाता है। तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए। सेकंड, सभी बिलों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों आदि के आधिकारिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। कह रहे हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर की। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए। आंसर की बात करें तो केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा तो ध्यान रखना है अच्छे से। ऑप्शन है रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी, सेकंड नागरिक कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा बल के सदस्य, थर्ड सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, एंड फोर्थ संसद का सचिवालय कर्मचारी। कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की। तो कैंट भर्ती और उसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी मामलों के संबंध में मूल अधिकारिता क्षेत्र का उपयोग करता है ना। तो इस तरीके से देखें तो वो पूरी क्षेत्र का उपयोग करता है और इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिकों, पदों, रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक विस्तृत है। हालांकि रक्षा बलों के सदस्य, अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते। आंसर की बात करें तो फिर सी ऑप्शन आपका सही है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना होता है। सेकंड कह रहे हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकता है यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कह रहे हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं भारत के एंग्लो इंडियन के बारे में। देखिए यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है तो 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से कोई दायित्व नहीं है। आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकते हैं यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन ऐसा लोकसभा में ऐसा नहीं है। ओके, ये सही है और ये गलत है, ये याद रखना, क्योंकि नहीं 2 बार आ रहा है तो फिर समझ में कन्फ्यूजन हो सकती है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। सेकंड, यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवासी स्थानों के लिए है। थर्ड, इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियां अपनी सांस्कृतिक एवं इतिहास को बनाए रखती हैं, संस्कृति एवं इतिहास को। एंड 4 कह रहे हैं कि इन राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और 4, बी केवल फर्स्ट, थर्ड और 4, सी केवल सेकंड, थर्ड और 4, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ है ना, तो परिस्थितियों के संविधान में कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। अब इनमें से वही व्यवस्था आपकी सही है जो हमने अभी यहाँ पर फैक्ट में पढ़े हैं। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, एंड सेकंड कह रहे कि अनुच्छेद 323 का जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 323 खा जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
बात करें यहाँ पर हम, तो देखो मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में कोई उपबंध नहीं है, यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स है वो आपके, इनका कोई वहाँ पर उपबंध नहीं है। वो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग ही जोड़ा गया जिसको हम 14 का बोलते हैं और जिसे अधिकरण नाम दिया गया है। तो ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, तो ये गलत है। जब फर्स्ट गलत हो गया तो बी ऑप्शन केवल हमारे यहाँ पर सही आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुच्छेद 371 का डैश 371 खा और 371 ग निम्नलिखित राज्यों में से किसके बारे में विशेष प्रावधान करता। ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर, बी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सी नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड डी मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता है और 371 आपका क्या है, तो उस तरीके से इसको जरूर याद रखना है ना। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में, ठीक है, इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। इस प्रकार अनुच्छेद 371 का में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान है, 371 खा में असम के राज्य के बारे में उपबंध किया गया है एवं 371 ग के अंतर्गत मणिपुर राज्य को विशेष प्रावधान किए गए हैं। आंसर की बात करें तो नागालैंड, असम और मणिपुर यानी कि 3 राज्य, ये ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में समिति है, सूची सेकंड में समिति का गठन वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति 1985, बी एल.एम. सिंघवी समिति 1977, सी जी.वी.के. राव समिति 1986 एंड डी गाडगिल समिति 1988। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कोड दिया गया है जिससे हमको इसको मिलान करना है। ओके, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, तो आपकी जो अशोक मेहता समिति है ये आपकी 1977 हो जाएगा, यानी कि ए सेकेंड। अब क्योंकि ए सेकेंड में कई सारे ऑप्शन दिए गए तो ऐसे आप एक से गेस नहीं हो सकता। द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत करती है कौन, ये अशोक मेहता समिति। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो ये 1986 में इसका जो है कि गठन किया गया था, यानी कि सेकेंड B3। ठीक है, A2 B3। इसके बाद में अगर हम बात करें आंसर की, सॉरी जी.वी.के. राव की, तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की बात करती है एल.एम. सिंघवी समिति। एंड जी.वी.के. राव समिति आपकी 1985 में पंचायती राज का नौकरशाह से बिल्कुल अलगाव की बात करती है। कौन, जी.वी.के. राव समिति। और ये कब गठित हुई, 1985 में, यानी कि C1 हो जाएगा आपका, A2 B3 C1। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपको मिल गया। एंड D4 गाडगिल समिति आपकी 1988 में। गाडगिल समिति आपके पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए इस विषय पर विचार करती है। तो मैंने सारी समितियों के गठन के बारे में बता दिया और वो कौन से क्या क्या अपनी प्रावधान या अपनी बातें बताती वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, आई वो अच्छे समझ में आ गया। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी शासन का प्रकार नहीं है। ठीक है, शहरी शासन का प्रकार नहीं। ऑप्शन है नगर निगम, बी अधिसूचित क्षेत्र समिति, सी छावनी बोर्ड एंड डी जिला योजना समिति। आयोग के आंसर पता चल गया होगा, सिंपल है। बात करें तो भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र सृजित किए गए हैं। जिला योजना समिति शहरी शासन प्रकार के अंतर्गत न कार्य करके बल्कि जिला के स्तर पर कार्य करती है और प्रत्येक राज्य जिला स्तर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा योजना को संगठित करेगा और जिला स्तर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। ठीक है, आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिला योजना समिति। ये पूछ रहे थे कि कौन सा शहरी शासन का प्रकार नहीं है, तो जिला योजना समिति शहरी शासन का प्रकार नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को प्रावधान किया गया है। सेकंड, राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। कोड दिया गया ऑप्शन ए कि क्या सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, देखिए बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था नहीं है बल्कि यह राज्य स्तर की संवैधानिक संस्था है। इसका कार्य केवल राज्य तक सीमित होता है। चूंकि भारत का निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था इसलिए यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, याद रखना है। ठीक है, इन्होंने राज्य वाले में कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके से दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, नहीं तो भारत निर्वाचन एक आपकी अखिल भारतीय संस्था और ये आपकी एक संवैधानिक संस्था है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया। ऑप्शन है 315, बी 320, सी 321 एंड डी 319। ठीक है, तो देखिए संविधान के 14वें भाग में जो 14 नंबर का भाग है 14, उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्वतंत्रता व शक्तियों तथा कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन करता है। आंसर की बात करें कि प्रावधान किया गया तो 320 आपका यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित संवैधानिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछा, अगर है तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल आएंगे। एक तो आंसर पता चलेगा कि कौन सी अर्धन्यायिक निकाय नहीं है और कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन है वित्त आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी निर्वाचन आयोग एंड डी इनमें से कोई नहीं है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज नॉट अ क्वासी जुडिशली बॉडी, है ना। तो आंसर की देखते हैं कि क्या होना चाहिए। वित्त आयोग तथा निर्वाचन आयोग दोनों ही अर्धन्यायिक संवैधानिक संस्था हैं। ओके, इसके बाद में कोई भी प्राधिकरण तभी अर्धन्यायिक कहा जाता है जब उसके पास न्यायिक कार्य करने की कुछ विशेषताएं हो, लेकिन सभी नहीं। जहां न्यायालय सभी विवादों में निर्णय देने की क्षमता रखता है, वहीं अर्धन्यायिक निकाय की शक्तियां अक्सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। तो देखिए आंसर की बात करें, इन्होंने पूछा था कि कौन से अर्धन्यायिक निकाय नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका सही है। ठीक है, वित्त आयोग तथा निर्वाचन आयोग दोनों ही अर्धन्यायिक संवैधानिक संस्था है। तो वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग तो संवैधानिक संस्था है, मतलब कि अर्धन्यायिक संवैधानिक संस्था है। तो बचा कौन, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके दीजिए। ऑप्शन ए, ये कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन हमारा कह रहा है ए कि नीति आयोग ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक। कारण आर कह रहा है कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी। तो अब कूट दिया गया ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। एंड डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के एक कार्यकारिणी संकल्प यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय, साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं निकाय भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। 2 सूचियां दी गई हैं, एक सूची में आयोग है और दूसरे में उनके गठन के वर्ष हैं। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची संग्रह से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007, सी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, ये 1992 था और ये 1993, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004। अब हमको मिलान करना है। तो वैसे तो पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, पर फिर भी बता देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग आपका अगर बात करें 1992 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 1993 में हुई। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की आयोग की बात की जाए तो ये 2007 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 2004 में। इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन A1, B2, C3 एंड D4 यानी चारों अपने आप में सही सुमेलित है। ठीक है, सही उनका गठन वर्ष दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो का होता है। सेकंड, आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात हो रही है ना। तो कह रहे हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड एंड डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखो आपके दोनों ही कथन सही है। आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, ना ही आयोग पीड़ित को किसी
किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है, मतलब उसे फाइनेंशियली कोई हेल्प करे। आयोग की सिफारिश से संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे आयोग के 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। इस तरीके देखें तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीआई की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1961, बी 1960, सी 1963 या डी 1968। तो सीबीआई की स्थापना की बात करें तो 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। आंसर की बात करें तो 1963 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोकपाल यह लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड एंड डी स्वीडन। तो देखो लोकपाल या लोकायुक्त की अवधारणा आपके स्वीडन से ली गई है। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 से 1970 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष प्राधिकारियों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। चूंकि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। इस तरीके से बात करें तो आंसर डी हो जाएगा स्वीडन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 12, बी 21, सी 31 या डी 13। तो राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे। ठीक है, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में शामिल किया गया। ऑप्शन है 21वें संविधान संशोधन, बी 92वें संविधान संशोधन, सी 71वें संविधान संशोधन या डी 61वें संविधान संशोधन। तो बात करें वर्तमान में 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि 22 भाषाएं वर्णित है, जो कि मूल रूप में यानी कि जब संविधान बना था तब 14 थी। इस प्रकार 3 बार संविधान संशोधन करके अन्य 8 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में जोड़ा गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस तरीके से सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर आंसर की बात करें तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन है तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम या डी कोंकणी। तो बात करें यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की, देखो 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला किया और 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा देने के मानदंड तय किए। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका तमिल 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु 2006, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014 है ना। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा कोंकणी। लेकिन अभी करंट में आपने एक क्वेश्चन और देखा होगा तो उसका भी इसमें जोड़ लीजिएगा। करंट में आपकी एक भाषा जोड़ी गई है। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा घोषित करने का आधार है कि वह 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा हो, है ना। सेकंड कह रहे कि 2019 का आम चुनाव 16वां आम चुनाव था। सी है कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। एंड डी आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में किया गया है। सारे के सारे फैक्चुअल हैं। अगर फैक्ट नहीं पता तो इन्होंने फिलहाल पूछा है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ना। तो 2019 का जो चुनाव है इन्होंने बताया तो वो आपका 16वां नहीं था, वो आपका यहाँ पर 17वां चुनाव था। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। फैक्ट के हिसाब से सारे जो फैक्ट है यानी सारे ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है वो आपके सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बी गोरेवाला रिपोर्ट, सी कृपलानी समिति या डी संथानम समिति। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में ही कम से कम 6 से 7 बार पढ़ाया है ना, अगर ध्यान दिया गया हो, आपने ध्यान दिया हो तो। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन आपका संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर किया गया था। यह आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही सांविधिक संस्था है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा संथानम समिति। ओके, नेक्स्ट कह रहे कि पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन है
ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1871, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एंड डी भारतीय परिषद अधिनियम 1882। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी और इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। आंसर की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी सरदार पटेल। तो बात करें तो स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। ये हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये तो हर किसी को पता है, हिस्ट्री अगर वो पढ़ता है तब भी उसमें पता चल जाता है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा, सेकंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, सी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम द्वारा या डी भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। किसकी, तो जोनल काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, किसके द्वारा हुई है। देखो, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक। इनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके पहले देखा था, है ना। तो आंसर की बात करें कि ये किसके द्वारा, तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है वर्ष 2002, बी वर्ष 2004, सी वर्ष 2005 एंड डी वर्ष 2008। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, जिसे हम CIC बोलते हैं। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। तो इस हिसाब से आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9 एंड डी 10। तो राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी। ये राज्य सूचना आयोग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो मुख्य सूचना आयोग होता है उसके बारे में नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी राज्य का मुख्यमंत्री एंड डी राज्य का मुख्य सचिव। तो राज्य आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण होता है राज्य, है ना, उसमें 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि राज्य प्रबंधन अधिकरण में 9 सदस्य होते हैं, है ना। तो एंड राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निर्देशक के कार्यकाल की कितनी अवधि निर्धारित है। ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 2 वर्ष 6 माह या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर CBI के अधिकारी की बात करें कि उसकी कितनी अवधि होती है, तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक को 2 वर्ष की कार्यावधि की सुरक्षा मिलती है। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन है वर्ष 2002, बी वर्ष 2003, सी 2004 एंड डी वर्ष 2008। तो अगर बात करें तो सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग की सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रम है बताना। ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सेकंड लोकतांत्रिक गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, सी कह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एंड डी कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो, ये इस तरीके से ऑर्डर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सही ऑर्डर है। इसको एक गाने के तरीके याद कर लो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी।
देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सी डॉक्टर के एम मुंशी एंड डी N.A. पालकीवाला, है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से ऐसा वक्तव्य किसने दिया है। प्रख्यात न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सी SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है ना। देखो SR बॉम्बई बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस हुआ था या वाद हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, SR बॉम्बई यूनियन ऑफ बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है या करते हैं। ऑप्शन है व्यक्ति पर बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, सेकंड व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार, थर्ड है अपनी संभावनाओं का विकास एंड फोर्थ है अपनी रचनात्मकता का विकास। कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड और फोर, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम करें कितने कथनों से व्यक्त करते हैं, यानी कि जो ये 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कितने कथन आपके सही होंगे। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित कारक जो है वो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करते हैं। वो कारक क्या है। व्यक्ति पर बाह्य प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार हो, अपनी संभावनाओं का वो विकास कर सके, अपनी रचनात्मकता यानी कि उसमें जो गुण हैं उनका वो विकास कर सके। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ये सभी जरूरी हैं और ये होने चाहिए, है ना। यही व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है या है। ऑप्शन है सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करना, सेकंड नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित करना, थर्ड समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करना। कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो सरकार का मतलब संविधान का क्या काम है, क्या क्या करना होता है। तो संविधान के जो कार्य हैं सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करना, नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित करना, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करना। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि सरकार पर जब प्रतिबंध आरोपित हो जाएंगे तो सरकार कार्य कैसे करेगी अगर संविधान ऐसा कहता है। ये सरकार पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं है। जब सरकारें अपनी हद से ज़्यादा कुछ अलग गलत काम कर देती हैं तब संविधान उनमें प्रतिबंध आरोपित करता, ऐसे नहीं करता। नागरिकों पर जब नागरिक ताजमहल देखने जाते हैं और मसाला खा करके पीछे थूक देते हैं ये सोच के कि ये निशानी मेरी अमर हो जाएगी, जैसे ताजमहल का नाम बहुत दिनों तक चलेगा, तो वो भी गलत है ना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करना, जैसे अब एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति मरीज जा रहा है और अगर उसे 1 घंटे में इलाज नहीं मिला तो वो अपना दम तोड़ सकता है और आप बीच में बैठ जाओ कि धरना देना है मुझे किसी कार्य के लिए, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देख सुन के काम करना होता है, वहाँ पर वो प्रतिबंध आरोपित करता है। कुछ इस तरीके से काम होता है। तो आंसर की बात करें तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव से है। ऑप्शन सेकेंड, न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं बताना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। भारतीय न्यायपालिका के बारे में बात हो रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय शक्ति के पृथक्करण के आधार पर कार्यपालिका और विधायिका का न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने से है, जिससे न्यायपालिका निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, परंतु इसमें स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है। इस तरह के आंसर की बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है ना। अब इन्होंने बोला है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। देखो थोड़ा सा ये फिलोसफिकल और गवर्नेंस टाइप का क्वेश्चन है। होना तो चाहिए था ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट सेकंड दोनों सही होने चाहिए थे, या फिर डी होना चाहिए था कि ना तो फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड, बट पता नहीं इन्होंने ऑप्शन ए को दिया है यहाँ पर।
तो मैं थोड़ा सा फिर देख के बताऊंगी आपको, है ना। चाहे तो आप स्किप कर दो, अदरवाइज आंसर इन्होंने ए ही दिया है। अब मैं थोड़ा इसलिए सतर्क रहती हूँ क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन गलत प्रिंट रहते हैं, तो फिर कई बार ना टेंशन हो जाती है कि गलत आंसर था और मैंने बता भी दिया, तो इसलिए वहाँ पर मैं इंडिकेट कर देती हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती है। कौन? राज्यसभा किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। सेकंड कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में इसकी शक्ति लोकसभा की अपेक्षा कम है। थर्ड, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदत्त कर सकती है। अब यहाँ पर बताना कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन हमारे सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, है ना। देखो, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है कौन? राज्यसभा। और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछ कर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इन्होंने कहा ना कि नियंत्रण नहीं कर सकती, तो ये गलत हो जाएगा, करती है। इसके बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव भी ला सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। एंड यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पर आंसर केवल सी सही है, सेकंड भी गलत है। इन्होंने कहा लोकसभा की अपेक्षा कम है, नहीं, एंड फर्स्ट भी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सरकार के अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही वो बताना। ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक की बात हो रही है, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना, ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरीके से बात करें तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है ना। कौन से सही हो जाएंगे? तो सारे के सारे आपके यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही सही हो जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1991 तक 21 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। सेकंड, वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। थर्ड, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल सेकेंड एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर तो 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति होता है उसकी न्यूनतम जो उम्र है उम्मीदवार की वो 25 वर्ष की होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष की, है ना। तो इस तरीके से आंसर की बात करें, डी आपका खत्म, यानी कि थर्ड आपका गलत, तो ये गलत, ये गलत, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। सेकंड, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। थर्ड, प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल सेकंड और थर्ड एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, बात करें तो पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है ना। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया, जैसे ही फर्स्ट कटता है तो ये गया, ये भी गया। अब इन दोनों में देखना है। एंड सेकेंड ये बात कर रहे हैं कि मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत मिले। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि केवल सेकंड सही है ना। इन्होंने कहा प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ओके,
देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1944वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया था। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के देशों में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल। ऑप्शन है संसाधनों का समान वितरण, सेकंड सामाजिक न्याय, थर्ड जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, एंड फोर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य कर सकता है या है। ऑप्शन है आयोग जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है, सेकंड कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो ये ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है। ठीक है।